नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। कितनी तबाही फैला रहा है यह कोरोना, ये आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्क की सियासी जमातों को यह नहीं मालूम है? क्या सियासी जमातों के लीडर कोरोना से होने वाली मौतों से बेखबर हैं? क्या इलेक्शन कमीशन से लोगों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मुल्क में अब भी जहां चुनावी रैलियां, रोड शोज हो रहे हैं, उस पर कमीशन किसी तरह की रोक टोक करे? क्या मुख्तलिफ वजारत कोरोना से लड़ने के जो इश्तिहारात बनाते हैं और चलाते नहीं थकती हैं, क्या उनसे वज़रा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इन वजारतों से जुड़े वज़रा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नारे का कुछ मकसद भी है, या फिर आवाम के टैक्स से बने इन इश्तिहारात का मकसद खुद नारे देने वालों की नजर में फौत हो चुका है? एक तरफ मुल्क में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 1500 से ज्यादा अमवात रोजाना की रफ्तार से हो रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2020 में कोरोना ने जब तबाही मचाई थी, तब आप जरा सोचिए कि जो साल 2020 का सबसे ज्यादा एक दिन का जो आंकड़ा था, जो आदाद शुमार थे कोरोना मरीजों के पाए जाने का, वो 97,000 कुछ सौ था, यानी 1 लाख से कम। लेकिन जाहिर है, मुझे पूरी तरह से इस बात का इल्म है कि आपको यह इल्म हो चुका होगा कि अब जो हालात हैं वो 2,70,000 से पार कर रहे हैं रोजाना की सतह पर। शुरू में ऐसा सुनने में आया, देखने में आया कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है। लेकिन फिर उस वक्त भी वहां की जो इख्तिदार में जमात है, उनका यह कहना था कि महाराष्ट्र की आबादी ज्यादा है और महाराष्ट्र में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, लेकिन दूसरी रियासतों में टेस्टिंग कम हो रही है, ऐसा उनका कहना था। जो सरकारी आंकड़े हैं उसने भी इसे साबित किया कि खासतौर से ऐसी रियासतों में जहां पर इलेक्शन चल रहा था या चल रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि मगरबी बंगाल में अब भी 3 मरहले का इंतखाब बाकी है, वहां पर जो टेस्टिंग इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले हुआ करती थी, उसकी तादाद में खासी कमी आ गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब टेस्टिंग ही कम होगी तो पता ही कम चल पाएगा कि कितने लोग वहां इससे मुतासिर हैं। लेकिन अब जरा हालात देखिए, महाराष्ट्र के बाद यूपी ऐसी रियासत बन गया है जहां सबसे तेजी से कोरोना के मामले फैल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत का यह कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं, रोजी रोटी पर असर ना पड़े, इसलिए हम पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा सकते। आपको पता है, कई शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, नए मरीजों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है, दवाओं की कमी की बातें सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच इसी मुल्क में जी हां, इसी मुल्क में हजारों लाखों की भीड़ अब भी जारी है। आज भी बंगाल में छठे मरहले के इंतखाब को लेकर किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने रोड शो किया, तो किसी बड़ी पार्टी की बड़ी नेता ने अवामी रैली की, अवामी सभा की। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ कहने से ही कोरोना भागेगा या हमें अमल करके दिखाना पड़ेगा? राहुल गांधी ने एक ऐलान किया, लोगों ने इसका खैर मकदम किया। उन्होंने ऐलान किया कि अब जो फेजेस बचे हैं उसमें उनकी कोई बड़ी रैली नहीं होगी, चूंकि कोरोना का खतरा सर उठा रहा है तेजी के साथ। उम्मीद की जा रही थी कि तमाम पार्टियां जो अब अपना दावा कर रही हैं बंगाल में, वो भी ऐसा इकदाम करेंगी, लेकिन सबकी तरफ से पहले तो इसकी तरदीद और बहुत तरह के इस पर टीका टिप्पणी नुक्ताचीनी की गई। लेकिन अब यह खबर है कि बीजेपी के कौमी सदर ने भी यह ऐलान किया है कि अब जो मरहले बचे हैं उसके लिए बीजेपी छोटी छोटी सभाएं करेगी, 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब देखना यह भी बाकी रह जाएगा कि आखिर 500 के बीच में क्या कोरोना नहीं फैलता है और क्या यह इस पर अमल हो पाएगा। बहरहाल ऐलान अच्छा है, इसका इस्तकबाल करना चाहिए। इसी पर आज हम दोनों पार्टियों के 2 रुख क्या क्या हैं यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रामचंद्र राव होंगे, तर्जुमान बीजेपी के, और हमारे साथ है विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड, तर्जुमान है कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बहुत ही संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और इस बहुत ही संजीदा मौजू पर आप दोनों की राय जानने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा विंग कमांडर अनुमा आचार्य से। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बढ़ते कोरोना के मामले और रैलियों में ठसम ठस भीड़, स्टेज पर तो भीड़ नहीं होती है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का खासा एहतमाम किया जाता है, लेकिन स्टेज के सामने जरा कैमरा घुमाइएगा तो पता चल जाता है कि खतरे में जान दरअसल किसकी है।
अनुमाचार्य, क्या कहना है आपका? हमेशा जान खतरे में केवल लोगों की होती है, और लोग आजकल, मुझे ऐसे लगने लगा है, जिस तरह से एक चुनावों के होने की एक हवस है कि नहीं होना ही है, एक पागलपन है, उसमें जनता केवल वोट है, जनता इंसान नहीं है। और ये चीज सबसे ज्यादा दुखद है, क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं कि पंजाब में, पहले ये वेस्ट बंगाल में जो इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, वो एक जो जैसे देश में हमेशा चुनाव होते आए हैं ना, उन सब की सीमाओं को लांघ कर एक बहुत ज्यादा उसमें इंटेंसिटी है, एक बहुत ज्यादा जो दुश्मनी जैसी बात हो गई है। चुनाव हमेशा से होते आए हैं, हम शुरू से लोकतंत्र हैं, लेकिन हमने ये जो आजकल जो दुश्मनी का माहौल है, ये पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह से एक दूसरे के पीछे मारने काटने पर लोग तैयार हो जाते हैं, जिस तरह से वहां हिंसा हो जाती है, और इस सब में किसी न किसी सियासी पार्टी का हाथ है, वो हम सबको दिखता है। तो मुझे लगता है जिस समय अपने पश्चिम बंगाल इटसेल्फ में वहां 50,000 के करीब कोरोना के एक्टिव केस है, ऐसे में ये अगर राहुल गांधी ने एक राह दिखाई है, तो सारी पार्टीज को तुरंत उसके ऊपर वैसा ही अमल करना चाहिए था। चुनाव तो हो जाएंगे, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया ये सब है तो सही, तो वहां से भी तो अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन इस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और उसके बाद अट्टहास करना कि ये भीड़ जो है, वाह ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं गई, ये तो क्रूरता बताता है। अगर हमें लोगों की परवाह है, जिन लोगों को हम वोट समझते हैं, उनकी परवाह करना बहुत जरूरी है। नागरिक है लोग हमारे देश के लोग हैं, उनके साथ इस तरह की क्रूरता ठीक नहीं है। और मैं समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझदारी अब आनी चाहिए कि आखिरी कुछ दिन है, जो भी आपने करना था, जितना आपको अच्छा बुरा जो करना था प्रचार कर चुके हैं आप, तो अब आप इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके उनकी जान के साथ मत खेलिए। ठीक है, अब मैं इस पर रामचंद्र राव हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी के हैं, उनकी जो राय है, उनका रुख क्या है, वो जानना चाहूंगा। जी रामचंद्र जी, आपके पास आता हूं, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये अपने स्टैट्यूटरी चुनाव है। 5 साल के काल का पूर्ति होने के बाद जो है ये चुनाव होते हैं, और इसका होना अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन चुनावों की घोषणा करनी पड़ती है, करनी चाहिए, और करनी पड़ी उनको। अब चुनाव की बात रही और प्रचार की बात रही, राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस पार्टी जी ने प्रचार किया था उसमें, और आज जो है जब उनके सभाओं में जब लोग कम आना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। इस तरह की जो कोई भी बात हो, लेकिन कोरोना का जो विषय है, इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए। हमने ये शुरू किया था डिजिटल मीटिंग्स का, भारतीय जनता पार्टी ने, और हमें पूरी तरह से हम इससे ये अवेयर हैं कि ये जो कोरोना का जो व्यापक जो बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी हमारी सभाओं को 500 से सीमित कर दिए, और उसको जो है सोशल डिस्टेंस में हर तरह की सावधानी बरते हुए, क्योंकि चुनाव जब हो रहे हैं तो प्रचार भी होना चाहिए, और जनता के बीच में जाना चाहिए, अपनी आवाज को लगाना चाहिए, अपनी जो अपने। लेकिन फिर एन रामचंद्र राव जी, फिर वजीर आजम के उस नारे का क्या होगा कि मास्क भी जरूरी, 2 गज दूरी भी जरूरी, दवाई भी जरूरी, कड़ाई भी जरूरी, ये नारा किसी दूसरे या पड़ोसी देश के किसी वजीर आजम ने तो नहीं दिया था? नहीं, यही हमारे प्रधानमंत्री दिया है, और हम सारे जो है उसका पालन कर रहे हैं। और जो है ये सेकेंड फेज जो आया है, हम सब जानते हैं, ये अचानक फैल रहा है देश में, पिछले हफ्ते से ये बढ़ रहा है, और इसको बढ़ने की जो गति हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर से हमने ये जो प्रचार का जो अपने माध्यम जो किया था, उसको हमने बदल दिया है। अभी हम बड़ी बड़ी सभाओं को नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जब बड़ी बड़ी सभाएं हुए थे, उस समय पर कोरोना थोड़ा काबू में था। अभी काबू से वो जो सेकंड पेन आ रहा है, ये बढ़ रहा है। बढ़ते समय पर उसको रोकने के लिए हम हर तरह के कदम ले रहे हैं, सरकार ले रही है, पार्टी ले रही है, और हम सारे पार्टियों को और सारे जनता को हम यही अपील कर रहे हैं कि हम यही अपने जो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि दूरी रखो और सैनिटाइजर लगाओ, मास्क पहनो, इस तरह की जो है हम भी बता रहे हैं लोगों को
ये होना भी जरूरी है। सवाल लेकिन यही हमको पर इस है बात कि की कहने और करने में क्या फर्क दिख रहा है या नहीं दिख मतलब रहा ये है, और तो क्या कौन है? आपके कहने से Definitely दिख रहा है। लोगों का ये परसेप्शन बदल जाएगा? क्योंकि आज का जो नजारा, अगर आप कहें तो मैं अभी दिखा दूं आपको, आज का जो नजारा है, जब नड्डा साहब ने रोड शो किया है तो वहां पर कितना सोशल डिस्टेंसिंग था। आज का जो नजारा है, जो ममता ने वहां पर जो एक अवामी रैली से खिताब किया, वहां कितनी सोशल डिस्टेंसिंग थी? कहीं नहीं थी सोशल डिस्टेंसिंग। मैं अनुमा आचार्य आपके पास आता हूं, आपने कुछ इस पर पॉइंट रेज करने का इशारा किया था। जी मैं ये कह रही हूँ कि भाषा और मंतव्य दोनों के सस्तेपन के नए मकाम हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज अभी उन्होंने कहा कि चुनाव होना चाहिए, तो मैंने कब कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र है, चुनाव होते आए हैं, लेकिन अब जो पागलपन हो रहा है, एक वहशियत है चुनावों में, वो सबसे ज्यादा आंदोलित करती है, दुखी करती है, क्योंकि यहां पर लोगों के ऊपर लोगों से वोट चाहिए, लोगों से वोट हासिल करने हैं, लेकिन लोगों की वेलबींग की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ना केवल पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की एक बात हुई, उसके बाद आप देखिए पूरा जो वैक्सीन का कार्यक्रम है वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से चल रहा है, तो राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दिए नहीं जा रहे हैं, वैक्सीन की कमी है। चुनावों को यहां वेस्ट बंगाल में भी वहां की मुख्यमंत्री 5.5 करोड़ वैक्सीन मांग रही है, वो नहीं सप्लाई हो रहा है, उसमें देर लग रही है, लेकिन चुनाव का पागलपन पूरा अपने सिर पर जोरों से चढ़ के बोल रहा है। और जिसको हम अभी आज आपने खुद देखा, आपने खुद कहा कि जो रोड शो हो रहे हैं अमित शाह कर रहे हैं, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, प्रधानमंत्री की 20 रैलियां, अमित शाह की 50 रैलियां, 40 स्टार प्रचारक, जेपी नड्डा साहब की इतनी सारी रैलियां, ये सब क्या तमाशा कर रखा है? अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो ये सारी की सारी रैलीज डिजिटल तरीके से क्यों नहीं इनको एड्रेस करते? क्या इतना प्रॉब्लम है कि लोगों की जानों पर खेलकर इतने लोगों की भीड़ वहां बुलाकर? अनुमा, मुझे इसका जवाब चाहिए होगा। जो अभी तर्जुमान बीजेपी के एन चंद्र राव जी ने कहा है कि राहुल गांधी के रैलियों में लोग भीड़ नहीं जुट रही थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने फेस सेविंग करने के लिए ऐलान कर दिया कि मैं बड़ी रैलियां नहीं करूंगा। मैंने वही कहा था विशाल साहब, यही कहा था मैंने कि भाषा की और मंतव्य की जो सस्तेपन की नई नई चरम सीमाएं लांघ चुकती है भारतीय जनता पार्टी की। रैली में लोग नहीं आ रहे इसलिए रैली, अरे लोगों की नहीं, राहुल गांधी आज से नहीं पिछले फरवरी से लोगों की परवाह करते आ रहे हैं, तब से चेतावनी देते आ रहे हैं। ये इसकी बात अगर आपने की है तो फिर वही ओछापन और सस्तेपन की बात कर दी, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा इस देश के जो आवाम है, जो जनता है, उसके हित की बात की है। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनका मखौल उड़ा रही है। रामचंद्र राव जी, आपके उस पॉइंट का तो जवाब इन्होंने दिया है, अब आपको क्या कहना है इन्हें ये बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, उनकी रैली में भीड़ नहीं आ रही है, इसका मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि भीड़ आपके पास है, फिर आपके ही पार्टी के नेता कहते हैं कि मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, तो इन दोनों में आप कैसे तालमेल बिठा पा रहे हैं? हमने जो भी रैलियां की हैं, हमने जनता को सूचित किया है कि मास्क पहना जाए और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, ये पहली बात रही। दूसरी बात, मैंने इससे पहले मैंने साफ किया है कि जो सेकेंड फेज का जो कोरोना चल रहा है, ये चुनाव के दौरान में बढ़ रहा था, उससे पहले नहीं था वो। इससे पहले हमने उसको रोकने की कोशिश की थी पूरी तरह से, हमने हर तरह का जो सावधानी बरतनी थी, हमने जनता को उसको सूचित किया है, हमने भी वो सावधानी को बरतने की कोशिश की है। तीसरी बात रही, अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि ठीक है रैली नहीं करेंगे, क्या पर्सन तक उन्होंने नहीं किया था? क्या उन्होंने बंगाल में रैली किया था, उन्होंने भी असम में रैली किया था। ये बात ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टियां कर रहे हैं, आप भी चुनाव में खड़े हैं, आपने भी रैलियां की थी, और आप आज हम उस रैलियों को हम सीमित कर चुके हैं। अभी आप भी सीमित करिए या मत जाइए, अलग बात है, लेकिन एक पार्टी को दोषी देना ये गलत है। दूसरी बात, अभी तक तो सीमित दिखी नहीं है कोई भी रैली। और एक चीज और है, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन पार्टी है, उसको और भी ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा देश के लिए। ये कोई बात नहीं होती है कि आप थोड़ा सा कांग्रेस और कम करने की कोशिश कर रही है और वैक्सीनेशन की शॉर्टेज को दूर करने की कोशिश कर रही है।
हर तरह से लोगों को ऑक्सीजन पहुंचे, वेंटिलेटर्स पहुंचे, हर तरह से कोशिश की जा रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में तालमेल से हर जनता को सुरक्षित रखा जाए। इस तरह एक तरफ कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ना तो उसके काबू में वैक्सीन है, ना उसके काबू में लोगों की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स है, और इतने ज्यादा 2 लाख के ऊपर केसेस एक दिन में निकल रहे हैं। क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आती? उनके स्वास्थ्य के बारे में, और इसके बाद इनके जो नेता हैं वो रेमडेसिविर जैसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन को अपने काबू में करना चाहते हैं। आपको जो है आज ऑक्सीजन की विशाल साहब, मेरा ये कहना है कि एक तो सत्ता में केंद्र में ये बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदार नहीं है, ऊपर से इनके नेता जो हैं जो रेमडेसिविर जैसी इंपॉर्टेंट और वाइटल दवाइयों के ऊपर अपना काबू करना चाहते हैं। एक कोई भी बात हो तो एक जुमला निकल आता है कि ऑक्सीजन ट्रेन चलाई जाएगी। भाई, आपके पास जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, कहां रोल ऑन रोल ऑफ बेसिस पर आप जो चला रहे हैं उसमें जीएसटी लगा रहे हैं। आपने केवल 5 घंटे की मोहलत दी है कि 5 घंटे में आप उतार लीजिए लॉक्स जो है, जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो उतार लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। कहीं पर भी सरकार की लोगों के प्रति सहानुभूति नजर नहीं आती। इनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा जो लॉक्स लेकर आएंगे, जो लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आएंगे उसके ऊपर। और कहा था कि आज 19 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं राव साहब कि कितने आज लॉक्स, आज उन्होंने कितनी लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन किया है महाराष्ट्र के लिए या दूसरे किसी जरूरतमंद स्टेट के लिए? जुमले बहुत जल्दी बोल दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों की जनता के लिए भारत सरकार जो भी करना चाह रही है पूरी कहाँ भेजा? अच्छा बता दीजिए राव साहब, आप ये बता दीजिए कि आज से आपको अगर ये ट्रांसपोर्टेशन करना था तो किन राज्यों में भेज दिया आपने? इस स्थिति को किन राज्यों में भेज दिया उसकी आप तफसील दे दीजिए। जी नहीं, अगर आपसे अभी सवाल ना पूछे तो कब पूछे? आप लोगों से सवाल पूछने में आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी चीज का जवाब है नहीं आपके पास। आपके मंत्री रेमडेसिविर के ऊपर अपना काबू करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस तरह के वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है आज सारे देश को जनता के पास पहुंचे, आज कम से कम 50% वो भी आपने खुद कंट्रोल करके रखा है, वो भी आपने डिसेंट्रलाइज नहीं किया है। लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से कोवैक्सीन नहीं मिल रही है या कोविशील्ड नहीं मिल रही है। आप हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत सारी कोवैक्सीन, बहुत सारी जो वैक्सीन है वो खराब हो रही है, उसका स्टॉक जो है बड़े चढ़ रहा है, हो रहा है। उस सबके पीछे आपकी सरकार हर जगह खेल रही है, क्योंकि आप सेंट्रलाइज तरीके से काम करना चाहते हैं, आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना समझ नहीं आता। हेल्थ जो है फिर भी केंद्र सरकार पूरी तरह से अपनी सहायता दे रही है। दूसरी चीज, आप आंकड़े छुपाते हैं, इतनी सारी मौतें हो रही है, आपके जितने भी शासित राज्य है वहां पर मौत का आंकड़ा छुपाया जाता है। ये सब शर्मिंदगी की चीजें हैं। इस भारत देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने आंकड़ों के साथ ऐसे खेल नहीं किए अभी तक। ठीक है, ये इल्जामात कई तरह के लग रहे हैं अनुमा आचार्य, इल्जामात कई तरह के हैं। पहले बात आई थी कि सिर्फ महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है, महाराष्ट्र की सरकार सही से परफॉर्म नहीं कर रही है। अब सवाल ये, जैसे गुजरात पे देखा गया कि वहां रेमडेसिविर जो है उसको जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो है रियासती सदर है, उन्होंने अपने कंट्रोल से लेकर लोगों को बांटा। सवाल इस बात को लेकर कि अगर वहां पर अस्पतालों में नहीं है, वहां अगर फार्मेसीज में नहीं है, तो ये किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है या फिर आपके पास ये कैसे आ गया? सवाल कई है जो अनुमा उठा रहे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा राव जी। दूसरी बात अहम यह है कि देखिए जो आंकड़े अभी आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले। उत्तर प्रदेश का जो डेटा अभी आधे घंटे पहले का जो सरकारी डेटा है वो 28,211 केसेस का है। आप देखिए कितना तेजी से ये महाराष्ट्र को फॉलो कर रहा है। महाराष्ट्र में 58,000, उत्तर प्रदेश में 28,000, और साथ ही आप देखिए तमिलनाडु में 10,000 है, लेकिन अब कर्नाटक कहां पहुंच गया? 15,785। ये कर्नाटक का डेटा है। ये आप देखिए कितनी तेजी से। वेस्ट बंगाल में 8,426 24 घंटों के अंदर। आप कह रहे हैं कि ये हफ्ते भर में बढ़ना शुरू हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ममता बनर्जी ने भी आज एक बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूं कि 3 फेजेस जो बाकी हैं उनको एक फेज में करा लिया जाए। लेकिन आपको पता है कि ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर कहां कहा? एक बड़ी रैली के सामने कहा। वाह क्या बात है।
तो ये बड़ी रैली जो सामने आवाम की खड़ी है, क्या उनमें कोरोना का स्प्रेड नहीं होगा? सवाल इस बात को लेकर है। अगर राहुल कहते हैं कि ऐसी रैलियां, बड़ी बड़ी रैली हम नहीं करेंगे, या कोई दूसरी पार्टी यह कहती है कि 8 फेज को उसको घटा करके 6 फेज में ही मुकम्मल कर दिया जाए, सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी की तरफ से यह सवाल क्यों नहीं आया अब तक? राव साहब, जो बीजेपी ने यह सुझाव क्यों नहीं दिया अब तक? उसके एक फेस करने के लिए ये जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, वो निर्णय के आपने मांग रखी क्या? नहीं करती है। आपने देश के आवाम के खातिर में उनके हक में ये मांग रखी क्या? नहीं, दूसरी दुनिया वो मांग कहीं भी कर सकते हैं। कहीं वो 6 फेज का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल के वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए उतने फेजेस को बनाया, वहां पर लगाया गया है। वरना वहां पर लोगों की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, नेताओं पर अटैक हो रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए फेजेस को बढ़ाया गया था। आप अगर हत्या के नंबर गिनेंगे ना तो मुश्किल से अभी भी 100 पहुंचेंगे, जबकि इसमें सारे पार्टियों के लीडर के नाम शामिल होंगे। लेकिन अभी जो कोरोना जो हत्या कर रहा है, वो सैकड़ों में से नहीं बल्कि हजारों में है। रखने के दीजिए मुझे, हम भारतीय जनता पार्टी या हम कभी ये नहीं कहते हैं कि कोरोना का जो है ये विस्तार रूप से वो स्प्रेड हो रहा है। हम कभी नहीं, हम भी जानते हैं ये हो रहा है, और हम जनता से ये आग्रह करते हैं कि दूरी रखे, मास्क पहने, किसी भी तरह हो। सरकार पूरी तरह से जनता के साथ है और जनता को हर तरह से मदद करने की कोशिश में है। इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आज मतलब राजनीतिकरण का मतलब क्या है? अनुमा, मेरा सवाल आपसे भी है, क्या आपकी पार्टी के किसी बड़े लीडर ने किसी भी अवामी रैली में मंच से एक गुजारिश की कि आप इतनी बड़ी भीड़ में क्यों खड़े हैं यहां पर, आप अपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए? क्या किया किसी बड़े लीडर ने ऐसा? कांग्रेस के लीडर ने नहीं किया। देखिए, कांग्रेस की जो पहली रैली हुई उसके बाद ही राहुल गांधी जी ने देखा, जैसे ही देश में कोरोना की लोगों की संख्या बढ़ने लगी, मृत्यु की संख्या बढ़ने लगी, उन्होंने तुरंत रैली कैंसिल कर दी। इससे ज्यादा बड़ा और क्या मिसाल आपको देनी चाहिए मुझे? तो ये उन्होंने शुरू ही कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह की कोई जिम्मेदारी की बात अभी तक देखने नहीं आई है। जो चीजें, जिन चीजों का ठीकरा वो इलेक्शन कमीशन के नाम पर फोड़ रहे हैं, जो शुरुआत में 8 चरणों में चुनाव की बात जब हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कहा इलेक्शन कमीशन से कि 8 चरणों में क्यों होने चाहिए? इतना लंबा खींचकर एक चुनाव, 294 सीट्स के चुनाव को इतना लंबा खींचने की जरूरत है? और फिर बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये काम है। इलेक्शन कमीशन का कितना उनकी अपनी चलती है ये सबको मालूम है। सरकार को जितना भी कुछ है वो सरकार का, उनके ऊपर सारा कंट्रोल है। और एक और चीज है कि देखिए, इस वक्त वो चाहती थी कि सारे चरणों के चुनाव एक साथ हो जाए। ये जो राजनीति, इसको इलेक्शन कमीशन तो अगर ममता ये चाहती थी तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ये नहीं चाहती थी। किसका जोर चला इलेक्शन कमीशन पर? हमने कभी डिमांड नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन का निर्णय था, वो हम उस निर्णय का आदर करते हैं। ममता जी जब उनको पता चला कि वो हारने वाली है तीसरे चरण के बाद, वो चाहती थी कि सारे 8 चरण में चुनाव कराने का इलेक्शन कमीशन का कोई अपने आप नहीं था। देख रही है, और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस कंट्रोवर्सी में लेना चाहते हैं। ये गलत है क्या? इलेक्शन कमीशन के निर्णय को हम सब ने उसको आदरपूर्ण, आपको कहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इसमें फेयर दिखा है? कई उदाहरण है जहां पर हम सब समझ पा रहे हैं कि बड़े जो प्रधानमंत्री जी ने जब भी इलेक्शन के चुनाव की लो लेवल राजनीति में मानता हूं इसको। मैं एक मिनट, मेरे पास अब वक्त कम रह गया है। मैं 40 सेकंड आप दोनों को देता हूं बारी बारी से। मैं राव साहब पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि ऑन एन एवरेज पर डे कितनी डेथ हो रही है? जो सरकारी आंकड़े हैं पूरे मुल्क के, बता दीजिए, बताइए जरा। हमें खेद है नहीं, पर डे सरकारी आंकड़ा क्या है मौत का, जरा बताइए प्लीज। मैं जानता हूं हर दिन, आज उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में, हर रोज 200। तो मैं अब आपसे सिर्फ ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आवाम के, जनता की भलाई के लिए ही सब कुछ है, तो अब आप आगे क्या अपनी बात करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि रैलियां रोक दी जाएं? क्या डिजिटली इश्तिहार नहीं हो सकता? डिजिटली प्रचार नहीं हो सकता? हमने हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि हम जो है लिमिट करेंगे 500 की रैली से, और डिजिटल रैली करेंगे। हम इसके लिए पक्ष में हैं। जनता को सोशल डिस्टेंस। चलिए, अनुमा आचार्य, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, 30 सेकेंड्स।
जी, रोज जो अभी जो आंकड़ा चल रहा है वो 1,500 से लोग ज्यादा रोज, ये आज की कल की ये रिपोर्ट, आज की सुबह का ये न्यूज़पेपर है जिसमें है ये 1,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लाख से ऊपर केसेस पर प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं और इस केंद्र की सरकार को इस बात में जनता की परवाह नहीं है। वो केवल चुनाव के मोड में है, आज भी और हमेशा से भी। पता नहीं इस देश को कब चलिए, तक ऐसी बहुत बहुत सरकार शुक्रिया आप दोनों का। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वाकई सियासी जमातों को अवाम की और जनता की फिक्र है तो वो ये क्यों नहीं कहते कि हमें आपकी भीड़ नहीं चाहिए, भले ही हम ये सीट हार जाएं, आप महफूज रहे, हमारी प्रायोरिटी यही है। वो दिन कब आएगा इसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आदाब।